सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हम बात कर रहे थे 1857 के आसपास। अब दूसरे बहुत सारे विद्रोह हैं, और कल जो आपको हमने लेक्चर में बताया था उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि विद्रोह का भी विकास होता है, एकदम से रिवोल्ट नहीं होता है, एकदम से कोई रिबेल नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत समय तक डिसैटिस्फैक्शन रहता है, असंतोष रहता है, तो फिर वो रिवोल्ट में बदलता है, एकदम से नहीं आता। तो आपको उसका कारण सभी विद्रोहों का लिखना है, ठीक है ना। जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं, कृषक विद्रोह हैं, यानी कि फार्मर्स के हैं, पीजेंट मूवमेंट बोलते हैं हम लोग कई बार, जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल रिबेल की बात करते हैं, तो उन सब का कारण लिखना है, कॉज, कारण लिखना जरूरी है। सबसे पहले पृष्ठभूमि, उसको बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं कारण भी बोल सकते हैं, बैकग्राउंड भी बोल सकते हैं। और बैकग्राउंड बड़ा ठोस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। तो चार तरह के आंदोलन हैं, चार तरह के आंदोलन। पहला जनजातियों का, ट्राइब्स का। दूसरा किसानों का, किसान आंदोलन। कृषकों का आंदोलन, एग्रेरियन मूवमेंट, फार्मर्स का, पीजेंट्स का। तीसरा महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन, महिलाओं के लिए अधिकार की बात आती है। ठीक है। और चौथा है जाति, जाति की वजह से जो छुआछूत है, भेदभाव है, उसको समाप्त करने के आंदोलन, जातिगत आंदोलन। तो कास्ट बेस्ड हो गए, महिलाओं के मुद्दों पर आधारित हो गए, किसानों के हो गए और जनजातियों के। ये जब आप आंदोलन तैयार कर देते हो तो 1857 बिल्कुल अलग प्रकार का आंदोलन, वो एक अलग समस्या है, क्योंकि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में बहुत सारे कारण थे, एक नहीं थे, लेकिन ये चार तरह के आंदोलन आपको तैयार करने, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सभी में लगभग जो आप जनजातीय विद्रोह देखेंगे वो 20 के आसपास है, लगभग 20 विद्रोह हैं, लेकिन 5 आपको तैयार करने हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एमपीपीएससी के हिसाब से लिखने में 5 आप एग्जाम में लिखने के लिए तैयार करके रखिए, लेकिन यूपीएससी के प्री में उन 20 को पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके प्री निकलेगा उसका। एमपीपीएससी में उसका जनरली नहीं पूछते, उन 5 में से ही पूछ लेगा। तो एक 5 और 20 का अंतर है। ठीक है। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो 20 आंदोलन तैयार करें जनजातियों के, बाकी लोग 5 करें। तो मैं यहाँ अभी 5 बता देता हूँ सैंपल के लिए, बाकी आप हमारे नोट्स पढ़ के तैयार कर सकते हो, उसमें लिस्ट दी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो आदिवासियों में हुआ है, सबसे पहले कारण देख लेते हैं। कारण सबका कॉमन है, और पहला कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है उनके स्वाभिमान की लड़ाई, खास करके आत्मसम्मान की लड़ाई, या यूं कहें कि बाहरी लोगों ने उनके अधिकारों को छीन लिया। दीकू, इसलिए एक शब्द यूज किया गया बाहरी लोगों के लिए, दीकू, DIKU, दीकू, डाकू की जगह दीकू। तो उन्होंने एक तरह से डाका डाला है उनके अधिकारों पे। जल जंगल जमीन की बात करते हैं वो, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और उनके अधिकारों पे जब भी कभी कोई बाहर ठेकेदार जाता है, कॉन्ट्रैक्टर, कोई ईसाई मिशनरी का व्यक्ति एजुकेशन और हेल्थ की बात करने के लिए जाता है,
चाहे वो हॉस्पिटल लगा रहा है, चाहे वो स्कूल खोल रहा है, लेकिन वो उनके कल्चर पे अटैक करता है। ठीक है, खेती, वो झूम खेती करना पसंद करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके ऊपर वो मनाही। तो सरकार ने जो नए कानून बनाए उसमें उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो खास करके ब्रिटिश लोगों ने के प्रति उनका गुस्सा। फिर जो विकास योजनाएं थी उनकी वजह से जंगल कट रहे थे और उनकी ज़मीनें जा रही थी, क्योंकि रोड बन रहे थे, रेलवे आ रहा था, तो जंगल कट रहे थे और जंगल काटने की वजह से उनके घर और उनके जो खेत थे वो उसमें जा रहे थे। और दूसरा, वो प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की, जानवरों की, वो सब शिकार होने लगा था, जानवरों का शिकार बढ़ गया था, जिनकी वो पूजा करते हैं उनका शिकार हो रहा था, और जिन पेड़ों की पूजा करते थे उनको काटा जा रहा था। तो भावनात्मक लगाव था उनका, इमोशनल अटैचमेंट था ना। तो एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा। इसलिए उस जमाने में फिर जब बहुत विरोध होने लगा तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपॉइंट किए उन्होंने, उसको बोलते थे इथनोग्राफर। मैंने आपको पहले भी बताया इथनोग्राफी। इथनोग्राफी का मतलब होता है जनजातियों के मुद्दों को, उनकी घटनाओं को, उनकी समस्याओं को, उनको समझना कि हो क्या रहा है, एक्चुअली ये चाहते क्या हैं, उसकी स्टडी करने वाले लोग, और उसके बाद फिर प्लानिंग करने वाले, उसके आधार पे वो योजना बनाते हैं, उसको बोलते हैं इथनोग्राफर। तो इथनोग्राफी की ज़रूरत है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। कई सारे राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इसलिए फेल हो जाती है। अगर इथनोग्राफी की होती तो तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने पड़ते, क्योंकि आप लागू ही नहीं करते। ठीक है, इथनोग्राफी नहीं हुई थी इसलिए तीनों कानून जो है, 1 साल तक किसान वहाँ दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे रहे, सरकार को झुकना पड़ा। और एक तरह से किसान लोगों ने उत्सव मनाया कि हम जीत गए, मतलब हमारी बात सही थी, और सरकार ने कदम पीछे किए। अब विकास की बात तो ठीक है कि विकास हो रहा था और विकास के लिए बनाए गए, लेकिन इथनोग्राफी नहीं की गई। इन्वायरमेंटल, अभी जो इथनोग्राफी है उसमें 2 पॉइंट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जांचा जाना चाहिए। वर्तमान में जो इथनोग्राफी है वो क्या है, लेकिन वो भी नहीं किया जाता। पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भी कानून सरकार बना रही है उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे। सोसाइटी मतलब महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, अलग अलग जाति के लोग, गरीब लोग, इन सबको मिलकर के हम बोलते हैं सोसाइटी। समाज के जितने भी वर्ग हैं उन पे क्या असर आएगा, विद्यार्थियों पे क्या असर आएगा। जैसे शराब की दुकान लगाएंगे और स्कूल के पास लगाएंगे तो विद्यार्थियों पे बुरा असर पड़ सकता है। कुछ बच्चे शराबी हो सकते हैं क्योंकि आपने स्कूल के पास में लगाया और वो वहाँ से गुजरते समय, आते समय उसको देखेगा तो प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, तो ये निगेटिव है। तो ऐसी चीज़ें, तो सरकारों को आप जब सत्ता में रहेंगे, आप जब नौकरी में जाएंगे तो सरकारों को सलाह देते समय में ये चीज़ें यहाँ हम लोग ले सकते। इसलिए आपसे विद्रोह पढ़वाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सबक लेना पड़ता है। किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ था, आपने देखा कि पुलिस की गोली से 6 किसान मारे गए थे, बहुत बड़ा बवाल मचा। कलेक्टर का शर्ट फाड़ दिया था क्योंकि कलेक्टर वहाँ पहुँच गया था। 6 किसान मर गए, लोगों में गुस्सा था कि हमारे लोग, जवान बच्चे भी मर गए थे 18-20 साल के, और वो भी पुलिस की गोली से। ऐसे में कलेक्टर महोदय वहाँ पहुँच गए तो उनका शर्ट फाड़ दिया, उनको पीट भी दिया। आज तक उनको अधिकार नहीं दिए गए ढंग के, उनको सही जगह पे पोस्ट पे लगाया नहीं जाता है। तो ये दिक्कत है। तो ये 4th पेपर के हिसाब से एथिक्स का जो पेपर है वो सीखना होता है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। एक तो वो किसान भी नहीं मरते अगर ठीक से इथनोग्राफी होती, अगर नॉलेज होता, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें होती तो एक तो किसान नहीं मरते और पिटाई भी नहीं होते। आज भी कुछ IAS के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पिछले वाले CM के साथ में 10-15 साल तक लगातार जुड़े रहे और उनके घरेलू नौकर की तरह जो रहे,
उन लोगों को दंड मिल गया। तो सत्ता, ये आपको सोचना चाहिए कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं। कोई सीएम है या कोई मंत्री है तो वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, वो बदल जाएगा किसी दिन, और जिस दिन वो बदल जाएगा तो फिर नया सीएम जो आएगा वो बदला लेगा। कुछ बात समझ में आई ना? तो आप तो सरकारी नौकरी में 40 साल तक रहेंगे, उस बीच में 8 या 9 सीएम आ जाएंगे या 10 सीएम आ जाएंगे, और आप यदि किसी के प्रति स्वामी भक्ति करने लगेंगे, किसी को स्वामी मान लेंगे और आप अपने आप को नौकर की तरह वहाँ बिठा लेंगे, तो अगला जो आएगा वो आपसे बदला लेगा कि पिछली बार जो था उसके यहाँ पर ये बहुत ही वफादार था, अब इसको सज़ा देनी है। तो वो अभी आज की जो ट्रांसफ़र है उसमें आपको दिखेगा। अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होगा, तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो ये बहुत सावधान रखने वाली चीज़ें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। पिटाई भी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफ़र भी गलत जगह पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो पोस्ट होता है ना वो ही बहुत ही बेकार टाइप का पोस्ट हो जाता है। आप बहुत बड़े नामी गिरामी आईएएस हैं, दिन भर आपके फ़ोन बजते रहते थे और इतनी पूछ परख थी, और अचानक से आपको कुक्कुट पालन में चले गए, पोल्ट्री फार्मिंग। अब आपके हाथ में क्या है? पोल्ट्री, मुर्गी पालन या मछली पालन के आप कमिश्नर हो गए। हम आजकल मछली पालन देख रहे हैं या फिर गौ सेवा देख रहे हैं। गौ सेवा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो वहाँ उसको वैसा सम्मान नहीं दिया जाता अधिकारी के हिसाब से। ऐसे ही आपको कोई और भी ऐसे बहुत सारे हैं, विमुक्त जाति के बारे में देख रहे हैं, जो ऐसी जाति जो घूमते फिरते लोग हैं, गुर्जर हैं, बंजारा हैं, जो जानवर लेके, भेड़ लेके बहुत सारे लोग घूमते हुए देख, घुमंतु लोग, उनके कल्याण का काम आपको पकड़ा दिया। तो ऐसी 50 पोस्ट होती है, जिसकी वजह से आपको अगर वहाँ बिठा दिया जाए तो आपकी फिर अपने सोसाइटी में कोई बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं रहती, आपकी वक्त नहीं रहती, और आपको जो समझा जाता था कि आप बहुत धुरंधर थे और बड़े ऑफिसर हो गए थे, वैसा कुछ भाव भी नहीं रहता, और कोई आता भी नहीं, फ़ोन भी नहीं आता, कोई काम भी नहीं कराता, ना आपकी कोई वो होती है। तो ये समझदारी के साथ काम करेंगे तो होगा। स्वामी भक्ति दिखाइए, लेकिन नमस्कार सर, पैर नहीं छूना। वो नेता है, नेता का क्या पैर छूना है? वो तो उसका आईक्यू बहुत कम है, अकल भी बहुत कम है उसमें, उसका क्या पैर छूना होता है? उससे नमस्कार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ लीजिए, सर बोल दीजिए, बस बहुत है यहाँ तक। तो अगले वाले में आपकी इज्जत बनी रहेगी, अगला जो भी आएगा वो इज्जत। अगर आपने पैर चाटने शुरू कर दिए, चमचागिरी शुरू कर दी, रोज़ सुबह शाम वहाँ धोख लगाना शुरू कर दिया, तो फिर आगे गेम बच जाएगा, 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ मैं, बहुत समझदारी वाली बात है ये। फिर आप कहोगे तो उनको समझ में नहीं आती ना समझ में, इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं। आप वहाँ जाके भी नहीं आती, बनने के बाद भी नहीं आते। ये समझ बिल्कुल अलग चीज़ है, इसका आईएएस बनने से कोई लेना देना नहीं है। ये जो समझ हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही अलग है, और ये घर पे सबके माता पिता बताते हों, मुश्किल है। ये हम बता रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। तो विद्रोह को पकड़ना आपको आना चाहिए, सरकार के प्रति हो, आपके खुद के प्रति हो, आपको आना चाहिए। असंतोष जहाँ कहीं दिख रहा है उसको वहीं पे पकड़िए, भाई क्या दिक्कत है। कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 10-15 लोग बैनर लेके इकट्ठे हो रहे हैं, उसी समय जा करके बात कीजिए, नहीं तो एक बार 400-500 की भीड़ हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज़ अंग्रेजों ने नहीं की है। बाद में जाके उन्होंने इथनोग्राफर रखे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रखे अपने पास, और वो उनको फिर सजेस्ट करते थे कि यहाँ ऐसे कर लो, ठीक है। तो जनजातियों का जो विद्रोह था उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी, उनकी आर्थिक नुकसान हो रहे थे, उनकी सामाजिक स्थिति खराब हो रही थी, उनकी शिक्षा, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति बर्बाद हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी महिलाओं की इज्जत खतरे में थी, आदिवासियों की, क्योंकि चाहे वो साहूकार थे, मनी लेंडर्स थे, जो कर्जा देने के लिए आते थे जंगल में, गांव में आते थे। जंगल में, गांव तो क्या होते हैं, दूर दूर मकान होते हैं सब आदिवासियों के, लेकिन वो चंगुल में फंस जाते हैं, इंडेटनेस, ऋणग्रस्तता बहुत बड़ी समस्या थी। फिर
एक तो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, जंगल काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर, माइनिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, तो कंपनियों के ठेकेदार और वो सब। और दूसरे मिशनरीज आते थे जो प्रचार के लिए आते थे, धर्म के प्रचार के लिए आते थे, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते थे खास करके। तो ये जो लोग थे, साहूकार थे, मिशनरीज थे, ठेकेदार थे, वन विभाग बन गया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उसके अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, ये सब जंगल में आकर के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे और बेगारी कराते थे। अगर रोड बन रहा है, रेलवे लाइन बिछ रही है, तो पैसा नहीं देते थे, ऐसे दिन भर काम कराते थे, खाना दे देते थे, केवल खाने के बदले उनसे काम कराया जाता था। इसको बेगारी बोलेंगे, बॉन्डेड लेबर, आर्टिकल 23, बेगारी। तो अब आपको कारण सब में लगभग समझ में आ गए, ठीक है। इसमें सबसे जागृत क्षेत्र है बंगाल से लगा हुआ छोटा नागपुर का पठार, तो उसको समझ लीजिए, छोटा नागपुर का पठार। संथाल, मुंडा, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, जनजातियां लिख लीजिए, संथाल, मुंडा, हो, HO, हो, बिरहोर, उरांव। तो उरांव, संथाल, एक चार्ट बनाइए, पूरे मैप बनाइएगा इंडिया का, खाली मैप ले लीजिएगा और पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं वो आप उस पर मैपिंग कीजिए, किस राज्य में कौन सी ट्राइब है। बहुत काम का, एक प्रश्न आपका प्री का पक्का हो जाएगा, अगर आपने ये कर लिया तो एक प्रश्न प्री का पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये आदत डालिए। और जागृत क्षेत्र मैंने इसलिए बताया क्योंकि बंगाल से लगा हुआ है, बंगाल में सारे आंदोलन हुए, सोशियो रिलीजियस रेनेसां आप बंगाल में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादा जनजाति नहीं है, महाराष्ट्र में भी खूब आंदोलन, पंजाब में तो जनजाति बिल्कुल भी नहीं है, तो पंजाब में जनजाति नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ शेड्यूल कास्ट है लेकिन ट्राइब नहीं है, उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कोई आंदोलन आपको ट्राइब के तौर पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको पंजाब हरियाणा में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा, इधर मिलेंगे सारे जंगल, घने जंगलों में आपको जनजातियां मिलेंगी और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे, दो जगह। इसलिए रिमोट एरिया में रहने के कारण ही उन्हें ट्राइबल स्टेटस मिलता है। ट्राइबल स्टेटस का मतलब यही होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में और जंगल में, घने जंगल में रहने की वजह से वो सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि शहरों में, गांवों में जो सुविधाएं सरकार देती हैं वो उन तक नहीं पहुंचा सकते। रिमोट एरिया, दुर्गम इलाके, दूरस्थ इलाके, ठीक है। तो ये बेसिक उसका है, डेफिनेशन है, ये एक तरह की ट्राइब की डेफिनेशन है। ट्राइब की डेफिनेशन का मतलब ही यही है। अगर आप मतलब ट्राइब के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि ट्राइब कौन होगा, तो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग। कुछ लोग दूसरी मत से बात करते हैं कि एबोरिजिन्स होते हैं, मूल निवासी होते हैं, आदिवासी हैं जो आदिम समय से रह रहे हैं, वो परिभाषा नहीं है। जैसे कुकी जनजाति की बात आती है, अभी मणिपुर में झगड़ा हो रहा है कुकी और मैतई का, तो कुकी जो है वो ट्राइब है, मैतई ट्राइब नहीं है। एक तरह से मैतई लोग यही बोल रहे हैं कि हमें भी ट्राइब का दर्जा दीजिए। वो वैली में रहते हैं, घाटी में, वो हिल्स पे रहते हैं, वो पहाड़ियों पे रहते हैं, इस वजह से उन्हें ट्राइब कहा गया। आप अगर वैली में रह रहे हैं, घाटी में रह रहे हैं, तो आपके यहाँ ना तो उतनी ठंड है, ना उतनी बर्फ है, ना उतने पहाड़ हैं, ना उतना जंगल है, यहाँ पर रोड है, बसेस आती हैं, रेलवे की कुछ सुविधा है, एयरपोर्ट हो सकता है, मॉल हो सकता है, तो अब आपको कैसे ट्राइब मान लिया जाए? आप तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी हैं, आप मुख्य धारा का समाज हैं, तो ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैतई का यही डिमांड है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने उनको दे दिया, तो उसी का विरोध उन्होंने किया कुकियों ने, और दोनों का झगड़ा हो गया और मणिपुर में ये सारा खेल हो गया। तो ये ट्राइब की डेफिनेशन वाला ही है, इसलिए उसको समझिए। खास करके इंटरव्यू में जब आपसे पूछेंगे कि मूल कारण बताइए मणिपुर में झगड़े का, तब आपको यही वाली बात याद आएगी। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी जाएगा ये वीडियो, तो जो भी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं MPPSC में, UPSC में, वो लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है।
तो हम छोटा नागपुर से शुरू करते हैं। तो पहला संथाल विद्रोह 1856, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह। उससे पहले भी कुछ विद्रोह छुटपुट होते रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो है वो संथाल है। पुरानी मेरी क्लास अगर आप बिरसा मुंडा वाली देखेंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, उसमें पूरी कहानी सुनाई हुई है आधे घंटे की, उसमें आपको अच्छा मिलेगा। अभी मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करता, उसके बजाय हम कोई दूसरी चीज़ करेंगे, तो वो आप उस पर सुन लीजिएगा, या फिर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। हमने पूरा बेसिक चीज़ बताई थी उसकी, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ उसका स्वरूप दूसरा है, ये लिखने वाला स्वरूप है। पहले मैं आपको कहानी बताता था आपको समझाने के लिए, अब आपको मैं पैटर्न बताता हूँ कि आपको लिखना क्या है, आंसर कैसे लिखना है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें ऊपर क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको सबसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है संथाल विद्रोह। संथाल बहुत बड़ी जनजाति है, ट्राइब में पॉपुलेशन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मुंडा है, फिर संथाल हैं। कई बार संथाल को पहले नंबर पे, सेकंड। अब ये देख लीजिएगा, अभी जो छोटा नागपुर का पठार है वो बिहार का थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी सारा का सारा झारखंड है। झारखंड जो है वो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, प्लेटो ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है, वो कहलाता है, वहाँ की जनजातियाँ। तो संथालों को सिद्धू और कान्हो दो नेता हैं संथाल के, और उन्होंने अपने जनजाति लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। ये बहुत बड़ा प्रेरणादायक आंदोलन था आदिवासियों के लिए, पूरे देश में दूसरे आदिवासियों के लिए ये एक इंस्पिरेशन था, खास करके बिरसा मुंडा के लिए। और मैंने उस कहानी में बताया था, धानी मुंडा था जो पहले संथाल विद्रोह में भी भाग लेता है। और महाश्वेता देवी को जरूर पढ़िए, विकिपीडिया पे जाकर के महाश्वेता देवी के बारे में पढ़िए। जैसे कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न दिया गया, तो उनके बारे में जैसे आप नोट्स बनाएंगे एक पेज का, वैसा ही नोट्स आप महाश्वेता देवी के लिए बनाइए, तो ट्राइबल मूवमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। महाश्वेता देवी ने ट्राइब्स के बीच में रह करके किताबें लिखी है, उसमें संथाल विद्रोह के ऊपर भी लिखी है, भील पे भी लिखी है, गोंड पे भी लिखी है, और खास करके बिरसा मुंडा पे लिखी है। जंगल के दावेदार किताब है, किताब का नाम है जंगल के दावेदार। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महाश्वेता देवी को, और भी बहुत सारे, साहित्य अकादमी और बहुत सारे पुरस्कार हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने सिंगूर और नंदी ग्राम जो आंदोलन थे, मूवमेंट थे, उनमें भाग लिया था। नंदीग्राम एजिटेशन एंड सिंगूर एजिटेशन। सिंगूर टाटा के नैनो प्रोजेक्ट की वजह से था, नैनो कार बना रहे थे टाटा सिंगूर में, उसके लिए लगभग 1000 एकड़ ज़मीन वो अधिग्रहण कर रहे थे। सरकार अधिग्रहण करके उनको दे रही थी, और ममता बनर्जी की राजनीति वहीं से चमकी वापस, क्योंकि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने महाश्वेता देवी का साथ दिया। महाश्वेता देवी आदिवासियों को लेकर पहुंची थी, क्योंकि वो जमीन आदिवासियों की थी। तो ये अभी के एजिटेशन है, 2007 के, अभी के 2011 के। तो नंदीग्राम 2007 का, उसमें भी गवर्नमेंट जमीन ले रही थी, ठीक है ना। तो माँ, माटी और मानुष, उन्होंने जैसे जल जंगल जमीन है, वैसे ममता बनर्जी ने नारा दिया था माँ, माटी और मानुष, यानी कि मेरी मिट्टी मेरा देश, मेरी माँ यानी कि हमारी धरती माँ, और मानुष मनुष्य, ये नारा दिया था। तो ये समझिएगा वर्तमान के आंदोलनों में भी उसका असर आता। तो ये महिला जो महाश्वेता देवी हैं लेखिका, न केवल ये ट्राइब्स के उस जमाने के बारे में लिख रही हैं 1850 के आसपास की बात, अभी के जो आंदोलन है उसके लिए भी आदिवासियों को वो जो है प्रेरित करती हैं। अब उन पे आरोप लगता है ऐसे लोगों की, इन लोग नक्सली हैं और नक्सलवाद, विकास के दुश्मन हैं। तब मोदी ने जो है उनको बुलाया था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और टाटा को कहा कि आप यहाँ साणंद में
फैक्ट्री डाली है अगर ये मना करते हैं तो उन्होंने फिर वहाँ गुजरात में, तो देश में कहीं पे भी विरोध होता है अगर विकास का, फैक्ट्री का, और ज़मीन देने से मना करते हैं तो सब लोग गुजरात जाते हैं। गुजरात में कोई मना नहीं करता, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर इनवाइट करते थे। तो ये गुजरात का विकास का मॉडल था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बल्कि पहली बार वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वाइब्रेंट गुजरात, जिसको हम लोग हमारे यहाँ बोलते हैं मीट, जो रखवाते हैं ना हम लोग इंदौर में, इन्वेस्टर्स मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमारे यहाँ होती है इंदौर में। तो एमपीपीएससी जो कर रहे हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इंदौर, उसको ध्यान रखें, ठीक है। ये अब मैं थोड़ा सा बिखरा सा लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के साथ साथ वो पॉइंट्स मिल जाएं। सिंगूर पता होना चाहिए, नंदीग्राम पता होना चाहिए, इन्वेस्टर्स मीट पता होना चाहिए, वाइब्रेंट गुजरात पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये सारी जो चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर ट्राइब्स उतनी नहीं है गुजरात में और जो किसान हैं वो शर्तों से बंधे हुए हैं और वो विकास की इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं। और दूसरा, मोदी की जो इमेज थी उससे डरते भी हैं लोग, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया है कि आपको ज़मीन देना है मतलब देना है, उसमें आपको अधिकार नहीं है, कोई मना करने की स्थिति में कोई भी नहीं है, वहाँ आप मना नहीं कर सकते। तो ये भी था, तो ये पूरा मॉडल है, ठीक है। तो ऐसा मॉडल आप बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं लागू कर सकते। या फिर नक्सली मूवमेंट वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, गोलियां चलेंगी और विकास का मॉडल ढह जाएगा, ठीक है। जो फैक्ट्री लगेगी उसको भी उड़ा दिया जाएगा और वहाँ रहना भी सुरक्षित नहीं है, ये मुश्किल है। तो डेवलपमेंट तभी होता है जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, ठीक है। और वही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी और उसी में फिर बहुत सारे ट्राइबल लोग मारे गए थे। संथालों में बहुत संथाल मारे गए। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा विद्रोह हुआ वो था मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के नेतृत्व। तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है वो एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का भी, क्योंकि बिरसा को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो वैष्णव थे और बाद में उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, और कुछ लोग उनको बोलते हैं वो ईसाई मिशनरीज के संपर्क में थे और क्रिश्चियन धर्म उन्होंने धारण कर लिया था। लेकिन जो भी है, बिरसा अभी प्रतीक पुरुष हैं आदिवासियों के, सिंबॉलिक पर्सन है, उनकी बहुत इज्जत है। और बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा, उनकी जयंती होती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने छुट्टी शुरू की है बिरसा मुंडा जयंती पे, अभी 2 साल पहले, खास करके मध्य प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए आदिवासी वोटर्स के लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसलिए जनजातीय उत्सव, जनजातीय समारोह खूब मनाए गए और पूरे शहर में, भोपाल में भी आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा के फोटो लगाए गए थे, जबकि वो हैं झारखंड के, रहने वाले झारखंड के, लेकिन अब पूरे भारत के हैं। और आदिवासियों के सबसे, उनका जो नारा था वो था उलगुलान, उलगुलान यानी कि एक बड़ा क्रांतिकारी शंखनाद। तो जैसे शंख बजता है ना वैसे घोषणा, युद्ध की घोषणा एक तरह से, उसका नाम था उलगुलान। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये 4 ऑप्शन पूछे थे, उसमें उलगुलान था कि नारा क्या है, उलगुलान, ठीक है। और वही उद्देश्य दीकुओं को भगाना, यानी कि जो विदेशी हैं उनको भगाना। मध्य भारत में आइए तो यहां पर आपको आंदोलन मिलेगा, भील आंदोलन। 2 बार भील, एक भील विद्रोह है, एक भील आंदोलन है, भील आंदोलन। और वो भील आंदोलन लगभग उनसे जाके जुड़ गया था, किसान आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन से जुड़ गया था, विजय सिंह पथिक से और माणिकलाल वर्मा से। लेकिन नाम था मोतीलाल तेजावत, जो भील थे उनका नाम था मोतीलाल तेजावत, नेता, भील नेता। गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों जहाँ मिलते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिस हिस्से में मिलते हैं वहाँ भील बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। झाबुआ, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राजस्थान का, दाहोद गुजरात का।
तो गुजरात का दाहोद, मध्य प्रदेश का झाबुआ, रतलाम, इधर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे 8 या 10 डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर के ये पूरा जो जंक्शन बनता है ये ट्राइबल जंक्शन है, ट्राइबल। ऐसे ट्राइबल पार्ट के लिए 5 ईयर प्लान में एक ट्राइबल सब प्लान आया था, TSP उसको बोलते हैं, TSP ट्राइबल सब प्लान। अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ट्राइबल सब प्लान में आते हैं। इसलिए राजस्थान की कभी आप कोई वैकेंसी देखेंगे तो आपको रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन मतलब ट्राइबल सब प्लान एरिया में अगर आप रहते हैं, अगर आप जनरल में भी हैं, अगर आप OBC में भी हैं और अगर आप ट्राइबल सब प्लान एरिया में रहते हैं, इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई होगी, इसलिए आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्योंकि ट्राइबल सब प्लान एरिया में ट्राइब्स रहती हैं और वहाँ स्कूल बहुत मुश्किल से खुले थे, बहुत देर से खुले थे। तो चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सबको स्कूलिंग ठीक से नहीं मिली, कॉलेज ठीक से नहीं मिले और सुविधाएं बहुत कम थी। तो ऐसे लोगों को अलग रिजर्वेशन मिलता है, अलग से सीट रिजर्व होती है। जैसे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है तो अपनी जगह, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर ही TSP अलग से और रिजर्वेशन है। 10 सीट है तो 3 सीट TSP वालों के लिए। आया समझ? तो आप उस चीज़ को समझिएगा कि वर्तमान जो हमारी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी इन एरिया का ध्यान रखा था। तो उसका कारण क्या था? यही वाला। OBC आरक्षण के लिए कर्पूरी ठाकुर जाने जाते हैं, पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा, जिनको भारत रत्न मिला है। तो ये सब चीज़ें इसके साथ जोड़ करके पढ़िएगा। मैंने ट्राइबल सब प्लान इसलिए जोड़ दिया ताकि वो भील आंदोलन के साथ आप पढ़ सकें। ठीक है। RRR मूवी देखी आपने, सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू। तो RRR मूवी जो देखी वो अपने आप में एक आदिवासी आंदोलन है। वो सशस्त्र विद्रोह करना चाहते हैं। अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था आदिवासियों का, वो ऐसा विद्रोह था जिसमें वो आधुनिक हथियारों से लड़ना चाहते हैं। अंग्रेजों से उन्हीं के हथियारों से, उन्हीं की टेक्नोलॉजी से लोहा लेना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं। उससे दूसरे जो आंदोलन है वो तीर कमान वाले हैं। अंग्रेजों के पास बंदूक है, तलवारें हैं और इनके पास तीर कमान है। लेकिन अलूरी सीताराम राजू ने पहली बार वो सब लूट करके लाते हैं, और आपने मूवी देखी होगी। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1922-23 की घटनाएं हैं और ये सब 100 साल हुए हैं, इसलिए उसके क्वेश्चन होते हैं 100 ईयर की वजह से। अब 2024 है तो 1924, 1923 वाली जो घटनाएं हैं वो अभी आपके उनके 100 साल के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है वो, उसको पढ़िएगा। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण विद्रोह मैंने आपको जो बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ट्राइब्स के हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किसानों के विद्रोह के बारे में। किसानों के जो विद्रोह हुए, अब यहाँ जातिगत विद्रोह भी हैं। कुछ जाति के किसान पोलीगास हैं, कोई आप नायक है, कोई आप जाएंगे तो वो कोई या तो धर्म के आधार पर मुस्लिम जमींदार कौन है, तो ये जमींदारी, किसानों के विद्रोह कल आपको बताया था, जमींदारी सिस्टम की वजह से। जमींदार यदि हिंदू हैं और किसान जो है वो अगर मुसलमान है, तो कौन थे केरल के? ऐसे विद्रोह का एग्जाम्पल बताइए, केरल का एग्जाम्पल बताइए। नहीं, सेल्फ रेस्टोरेंट वो तो कास्ट वाला, कास्ट बेस्ड है ना। केरला की बात कर रहे हैं हम लोग। मूवी भी बनी है, उसके बाद ढेरों मूवी है, साउथ में तो बहुत बनती है। जहाँ मुसलमान जो है वो किसान है और जमींदार कौन है? हिंदू। मोपिल्ला, यस, मोपला विद्रोह या मोपिल्ला विद्रोह। तो ये आप तैयार कीजिए, ये किसान के विद्रोह हैं। नील विद्रोह अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह है। नील
नील दर्पण नाटक लिखा था, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था, इसी के ऊपर लिखा था। नील विद्रोह खेती की वजह से था। आगे जाएंगे तो चंपारण तक आएगा, चंपारण, खेड़ा, ये सब सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जो करते हैं ये किसान विद्रोही तो हैं, सब किसान विद्रोह, कृषकों के विद्रोह हैं। और तीनों कृषि कानून तक आ जाइए, अभी किसान विद्रोह कर रहे थे 1 साल तक, बॉर्डर पर बैठे हुए थे दिल्ली की, ये भी किसान विद्रोह है। ठीक है, आधुनिक जमाने में भी तो आपने किसान विद्रोह देख लिया। विद्रोह यही होता है, कानून बदलवाने के लिए मजबूर कर देना, कानून समाप्त करने के लिए मजबूर कर देना। चंपारण में गांधी जी गए तो कानून बदलना पड़ा, खेड़ा में बदलना पड़ा। गांधी जी का मिल मजदूर आंदोलन भी था, अहमदाबाद मिल मजदूर, आएंगे हम लोग उसमें, जब गांधी में पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। किसानों के आंदोलन में बिजोलिया आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध है, जो लिख लीजिएगा, खास करके ऑप्शनल वाले। किसानों के ऊपर कर लगा दिया था, राजा की तलवार बंधाई का कार्यक्रम होना था, तो उसके ऊपर किसानों पर टैक्स लगा दिया था, तो किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया था। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, गांधी जी और नेहरू भी सपोर्ट करने के लिए एक तरह से पहुंच गए थे। और ऐसे ही आंदोलन फिर बदल गए थे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन में। एक और आंदोलन का स्वरूप है विद्रोह, जनता का विद्रोह, प्रजामंडल यानी कि डेमोक्रेसी के लिए, यानी राजाओं का जो आपने देखा होगा रॉयल फैमिलीज का रूल था पूरे राजस्थान पे, मेवाड़ पे भी राजा थे, मारवाड़ पे भी राजा थे, मेवात पे भी थे, पूरे सभी इलाकों में राजा थे, छोटे बड़े। तो राजाओं के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया था, उसको बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। ये 1920 से 1947 तक चलते रहे। और इन प्रजामंडल आंदोलनों को जिन्होंने लीड किया वही मुख्यमंत्री बने, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। जोधपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। हीरालाल शास्त्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, है ना। ये जितने भी नेता हैं जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, जिनके नाम पे जो सीएम हैं, ये सभी राजस्थान के लोग जो बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, ये सब प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे और गांधी सपोर्ट करते थे इनको। तो अब ये आपको मैंने वहाँ तक ले गया। स्वतंत्रता आंदोलन हमारा किस स्वरूप में जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए जातिगत आंदोलन, छुआछूत वाले, भेदभाव वाले। छुआछूत भेदभाव से जुड़े हुए आंदोलन, क्योंकि 2000 साल की व्यवस्था है हमारी जाति की। पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या की थी और मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल का समय बोलते हैं, मौर्य काल को। वो उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ था और मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के साथ ही शुंग शासन आ गया था। शुंगा डायनेस्टी, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वहीं से ब्राह्मण सर्वोपरि हो गया। मनुस्मृति आई थी पहली शताब्दी में, मनुस्मृति लिखी गई और वहां से जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, उसको ब्राह्मणिज्म कहते हैं, ब्राह्मणवाद। इसलिए साहित्य में, अखबारों में, नेतागिरी में, भाषणों में, किताबों में, कहीं पर भी अगर कोई प्रथा का विरोध होता है तो वो ब्राह्मणिज्म पे होता है, ब्राह्मण का विरोध नहीं होता। वो ब्राह्मण फिर अपने ऊपर ले लेते हैं उसको कि हमारा विरोध है। तो ये थोड़ा सोचने समझने की शक्ति विकसित करनी होगी। ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है। ब्राह्मण होना मतलब ब्राह्मणवाद होना नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या चीज है? ब्राह्मणवाद का मतलब है सुप्रीमेसी,
कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, एक। दूसरा, शिक्षा पर हमारा अधिकार है केवल। भाषा, संस्कृत भाषा और वेद और शिक्षा, उस समय में वेद चलते थे, शिक्षा के नाम पे उपनिषद चलते थे, गीता थी, वेदांत था, पुराण थे। तो जितने भी ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और उस पर हमारा एकाधिकार है। हमारे अलावा कोई इस भाषा को नहीं सीख सकता। खास करके क्षत्रिय तो सीख तो सकते हैं, लेकिन उस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते, सिखाने का काम नहीं कर सकते। वो केवल सीख सकते हैं ताकि शस्त्र विद्या से जुड़ा हुआ, धनुर्विद्या वाला। तो यजुर्वेद वाला पार्ट ज़्यादा उनके काम का था, सामवेद वाला नहीं। और जो लोग व्यापार करेंगे वो हिसाब किताब के लिए थोड़ी बहुत विद्या सीख सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा, लेकिन शूद्रों के लिए तो बिल्कुल ही मनाही थी। तो ये जो सारी चीजें आई, ये पहली शताब्दी में आई, फर्स्ट सेंचुरी में, मनुस्मृति के साथ। मनुस्मृति लिखी गई और मनुस्मृति को यदि कोई जलाता है तो कभी भी ब्राह्मणों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ब्राह्मणों को के ग्रंथ को जला रहा है या धार्मिक ग्रंथ को जला रहा है, क्योंकि मनुस्मृति उस समय की आईपीसी की जैसी थी, आईपीसी की तरह था। जैसे कृषि कानूनों का विरोध हुआ और कृषि कानून जिस कागज पे लिखे गए उस कागज को यदि कोई आग लगाता है तो वो धर्म विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वो एक कानून है। पहली शताब्दी में एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था, यानी कि नागरिक संहिता थी। वो उस समय की, जैसे हम लोग अभी समान नागरिक संहिता की बात करते हैं और कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, वैसे ही उस समय में यूनिफॉर्म नहीं था, उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, बाकी लोगों का शोषण था, और ये सिविल कोड आया था। तो वो एक प्रकार का सिविल कोड था। मनुस्मृति क्या था? धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्या है? सिविल कोड, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है वो, स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है, उसमें स्पिरिचुअल जैसी कोई चीजें नहीं है। कुछ लोग उसको बोलते हैं ये भगवान मनु है, और ये भगवान मनु से ही मनुष्य बना है। जैसे उधर वो बोलते हैं कि आदम है, आदम से आदमी बना है, आदम से आदमी बना है, वैसे मनु से मनुष्य बना है। और वो जो आदम है वही मनु है एक तरह से। मुसलमानों के लिए वो आदम है, उधर इंग्लिश वाले बोलते हैं एडम, एडम और ईव, आदम और हव्वा, और यहां हम बोलते हैं मनु। बात समझ में आई ना? तो ये उस तरह के बोलते हैं कि यहां से मनुष्य जाति की शुरुआत हुई। तो मनुष्य जाति की तो नहीं हुई, मनुष्य जाति तो बहुत पहले थी, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो हम पढ़ाते हैं आपको, ह्यूमन एवोल्यूशन, वो अलग चीज है, निएंडरथल और वो सब। ये जाति की शुरुआत हुई है, यहां से क्या शुरू हुआ है? जाति। तो महात्मा मनु, भगवान मनु या फिर राइटर मनु, ये कोड लिखने वाले, कानून निर्माता है, लीगल फ्रेमवर्क देने वाले व्यक्ति हैं, न कि भगवान है। बात समझ में आई ना? और उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट न होकर के एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है, कि समाज में एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए उनको उचित लगा कि ये लोग अगर पढ़ेंगे तो विद्रोह करेंगे, फिर सेवा कौन करेगा। और वहीं से शुरुआत हुई कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा। उससे पहले क्वालिफिकेशन थी, ब्राह्मण एक पोस्ट थी जो क्वालिफाई करनी पड़ती थी। जैसे आईएएस का बच्चा अभी आईएएस नहीं हो सकता, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको एमबीबीएस करना होगा, चाहे उसका नर्सिंग होम हो और वो खुद कितना बड़ा डॉक्टर हो, उसका बच्चा अगर नीट क्लियर करके एमबीबीएस करके नहीं आएगा तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठीक है ना? ठीक वैसे ही पहली शताब्दी से पहले ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण के बच्चे को क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती थी। मंत्र आने चाहिए, वेदों की जानकारी होनी चाहिए, उपनिषद उसको पता हो, कर्मकांड उसको पता हो, वो पूजा पाठ और ये सब बहुत अच्छे से कर सके। उस समय में मूर्तियां नहीं थी, उस समय में केवल यज्ञ होता था और देवताओं की स्तुति होती थी, वो भी प्रकृति के देवता थे। और वही ब्राह्मण होने की शर्त थी कि ये सब स्तुति आपको आनी चाहिए, मंत्र आने चाहिए, देवता प्रसन्न हो
इस तरह के मंत्र आपको गाना भी आना चाहिए, फटे बांस की तरह नहीं गाना है, ठीक से गाना है, ठीक से उच्चारण करना है, ठीक से पढ़ना है, और याददाश्त अच्छी होगी तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि श्रुतियां थी, लिखा हुआ कुछ नहीं है। गुरु बोलेंगे रटाएंगे, एक बार वो बोलेंगे एक बार आप, और ऐसा आप जब बार बार रट लोगे तो अलग से अभ्यास करोगे, और अलग से अभ्यास करके परीक्षा जब होगी उस दिन आपको सुनाना होगा बिना देखे, लिखने विखने का काम नहीं है। तो श्रुति परंपरा थी, और अगर जो कर लेगा, इसको क्वालिफाइड हो जाएगा, वो ब्राह्मण होगा। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा हुआ कि चाहे वो क्वालिफाई करे चाहे ना करे, और पहले कोई भी क्वालिफाई करता था वो ब्राह्मण हो जाता था। अगर कोई शूद्र है और उसका लड़का अगर टेस्ट में बैठता और टीचर को अगर सुना देता तो उसको फिर ब्राह्मण मान लिया जाता था। एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों होते थे। माँ का अलग वर्ण होता था, पिता का अलग होता था, बेटी का अलग हो सकता था, बेटे का अलग हो सकता था। बेटा निकम्मा है, मसल्स अच्छे हैं, हार्डवर्क कर सकता है, वजन उठा सकता है, तो वो पालकी ढोने का काम करता था, वो शूद्र हो जाता था। मरे हुए जानवर को खींचने का काम करता था, गांव के बाहर फेंक के आता था, वो शूद्र हो जाता था, क्योंकि उसमें शारीरिक क्षमता तो है लेकिन दिमाग नहीं है, रट नहीं पाता। तो पहले कोई भी शूद्र हो सकता था और शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता था। फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा हुआ कि जो जिसका बेटा है वही होगा, उसके पिता की जो जाति है तो वो जाति बन गई थी। वर्ण क्या बन गया था? जाति। और यहीं से सारी समस्या हुई। अब जाति को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मूर्तियां लाई गई कि मूर्ति पूजा होगी और इस मूर्ति को खुश करना होगा, और ये कोई ब्राह्मण ही करेगा। यज्ञ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, कर्मकांड इंपॉर्टेंट हो गया, सिद्धांत नहीं रहे। पहले जिंदगी में लाना पड़ता था उन सिद्धांतों को, अब जिंदगी में लाना नहीं, केवल बता देना, बोल देना पर्याप्त है। मंदिर बने, मूर्तियां आई तो फिर मंदिर, मूर्तियां जहां स्थापित की जाती थी वहां मंदिर शुरू हुए, वहां मंदिर बनाए गए। तो गुप्त काल में मंदिर सबसे फले फूले, गोल्डन पीरियड है वो, गोल्डन एज मंदिरों के लिए, मंदिरों का विकास, नागर शैली के मंदिर। मूर्तियां आई, मूर्ति पूजा आई, कथा कीर्तन होने लगे। ये जो कैलेंडर वाले चित्र वगैरह, ये सब कल्पना उसी समय की है, चित्रों की, भगवान की। और जो प्राकृतिक देवी देवता माने जाते थे वेदों में, उनका चित्रांकन मनुष्य के जैसे, महिलाएं देवियां और पुरुष जो है वो देवता, ऐसे चित्र बनाए गए फर्स्ट टाइम। और उसका कारण था बौद्ध धर्म से कंपटीशन था। बौद्ध धर्म वालों ने बहुत सुंदर मूर्तियां और चित्र बनाने शुरू कर दिए थे भगवान बुद्ध के, उनको हराना था, इस वजह से ये शुरू हुआ था कंपटीशन। और उसके साथ साथ आया ज्योतिष, तंत्र मंत्र और व्रत, उपवास। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो, व्रत कर लो, इस तारीख को ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, इस दिन ये कर लोगे, इस वार को तो वार हो गए। ज्योतिष आ गया, अंगूठी पहनने लगे लोग, रत्न आ गए, भविष्य बताने लगे। ये सब चीजें गुप्त काल में आई। तो जो धर्म था वो एक व्यापार हो गया, क्योंकि उसके पीछे दक्षिणा मिलती थी। तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई। ये जो तर्पण, अर्पण, पिंडदान, ये घाट है, यहाँ घाट पे पूजा होगी, ये सारी चीजें, ये सब गुप्त काल में आई। और उसको सपोर्ट किया ऐसी किताबों ने, मनुस्मृति जैसी किताबों ने। इसलिए इसी से जातिवाद की उत्पत्ति हुई, छुआछूत की उत्पत्ति हुई, भेदभाव की उत्पत्ति हुई। इसलिए आप देखोगे कि आम्बेडकर ने, पेरियार ने और जितने जातिगत स्वाभिमान के, आत्म स्वाभिमान के जितने आंदोलन है, उन सब ने सबसे पहले इन ग्रंथों को जलाना शुरू किया। तो उनको लगा कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब जो ब्राह्मणवाद को धारण किए हुए ग्रंथ हैं, इनको जलाना मतलब ब्राह्मणों का विरोध हुआ। तो ब्राह्मणों का विरोध नहीं, ब्राह्मणों को समझना चाहिए, ये ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, ये पोंगापंथी का विरोध है। ये उस आडंबर का, उस धूर्तता का, उस अंधविश्वास का जो समाज के साथ छल किया गया धार्मिक रूप से, उसका विरोध है। धोखे में जो रखा गया उसका विरोध है। जो अच्छे सत्य ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को छुपाया गया, जो संस्कृत में दिया हुआ था,
और जो जन कल्याण कर सकता था, जिसके माध्यम से ह्यूमन वेलफेयर हो सकता था, आदमी खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था, उस ज्ञान को वंचित किया गया, उस आदमी को जानना नहीं गया। ब्रह्म जानाते ब्राह्मणम, ये लिखा था कि जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म क्या है, ये सब व्याख्याएं जो है वो अगर पढ़ने दी जाती होती तो वो भी ब्राह्मण होता। उसमें तो लिखा है जन्म ना जाते शूद्र संस्काराद द्विचोच्यते, जो संस्कार है उससे लोग ब्राह्मण बनते हैं, जन्म से नहीं बनते, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। तो ये सब बातें जो है वो पढ़ने नहीं दी गई, ये छुपाई गई, ये षड्यंत्र था, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। इस कॉन्स्पिरेसी का विरोध करने के लिए उसको जलाया जाता है। ठीक है, तो साउथ में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ तमिलनाडु में, ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार कहा जाता है। और वो थोड़ा उग्र हो गया, उसके जो अनुयायी थे वो समझते नहीं थे, तो वो लोग कई बार हिंदू कैलेंडर पे जो धार्मिक भगवान होते हैं उन पे पेशाब करने लगे, थूकने लगे या उनको जलाने लगे। तो थोड़ा अति हो गया, समाज में आस्थाओं का ख्याल रखना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उनको केवल विरोध करने के लिए आपको अपनी जाति को जो छोटा बताया जा रहा है उन चीज़ों की बात रखनी चाहिए, न कि आप विरोध के लिए कुछ भी चले गए। तो राजनीतिकरण जब चीज़ों का होता है तो दोनों तरफ से गंदगी आती है, दोनों ही तरफ से कट्टरता आती है, दोनों तरफ से रेडिकलिज्म होता है और एक्सट्रीमिज्म होता है। और एक्सट्रीमिज्म में जब भी गए तो हिंसा होगी और एक दूसरे को फिर जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो वो सब चीज़ें बहुत गंदी हुई। लेकिन एवी रामास्वामी पेरियार का नाइकर का आंदोलन जो था वो पेरियार था, पेरियार नाम था उनका, पेरियार आंदोलन। और वो आंदोलन ही बाद में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बना। और डीएमके, एआईडीएमके, दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी तमिलनाडु की है वो एंटी ब्राह्मण पार्टी है, दोनों की सरकार बनती है, कभी इनकी बनती है कभी उनकी, दोनों एंटी ब्राह्मण आंदोलन है। ठीक है, तो तमिलनाडु में कभी भी हिंदूवादी सरकार नहीं आती। अब इस बार देखिए हो सकता है वहाँ कुछ सीटें मिले बीजेपी को, अदरवाइज वहाँ कभी भी नहीं आती। उसका कारण पेरियार है, जातिगत आंदोलन, वो आज तक उस राजनीति में है। और लोगों ने बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन खास करके बने, लोग ज्यादातर क्रिश्चियन बने, इसलिए केरला में भी क्रिश्चियनिटी बहुत है, वहां पर भी इसी प्रकार के आंदोलन हुए। तो आप देश भर के जातिगत, और खास करके बड़ा आंदोलन जो किया गया वो आम्बेडकर के द्वारा किया गया। और आम्बेडकर ने बड़े बाद में धूमधाम से जो है बौद्ध धर्म धारण किया था। उससे पहले डॉक्टर आम्बेडकर जो थे उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, मंदिर प्रवेश आंदोलन हुए और छुआछूत के खिलाफ महार सत्याग्रह जो बहुत बड़ा हुआ, जिसमें तालाब में एक साथ पानी भरने की बात हुई कि हम भी इस तालाब से पानी पी सकते हैं, जिस तालाब से उच्च वर्ग के लोग पानी पीते हैं हम भी इसी तालाब से पानी पिएंगे, क्योंकि पहले तालाब में से ही पानी ले जाते थे, ड्रिंकिंग वाटर का और कोई दूसरा सोर्स नहीं था। और तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन एक बड़ा आंदोलन जो बनाया गया वो गांधी जी के महात्मा गांधी के द्वारा हुआ, हरिजन आंदोलन। जब वो देख रहे थे कि आम्बेडकर बहुत ही तीव्र आंदोलन कर रहे हैं और तमाम देश के जो दलित शब्द आम्बेडकर ने दिया था, अनुसूचित जाति शब्द बाद में आया था जब संविधान बना, अनुसूचित जाति शब्द आया, उससे पहले दलित शब्द दिया था। तो ये जो दलित हैं, डिप्रेस्ड क्लास इंग्लिश में बोलते थे, डिप्रेस्ड क्लास, उनके लिए डॉक्टर आम्बेडकर, जिनको बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया है। और लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और अपने आप को हिंदू मानने से मना करने की स्थिति आ रही है, क्योंकि मंदिर प्रवेश के लिए जब जाते हैं तो ब्राह्मण विरोध करते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। तालाब पे पानी के लिए जाते हैं तो महार सत्याग्रह उदाहरण है, तो खून खराबा होता है, हिंसा होती है। तो फिर ये लोग निर्णय ले सकते हैं कि हम अब हिंदू नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदू रहने में नुकसान है, क्योंकि पानी भी नहीं मिलता है और भगवान की पूजा करने को भी नहीं मिलता, तो फिर हिंदू रहने से क्या फायदा है, तो हम दूसरा धर्म ग्रहण करेंगे। तो महात्मा गांधी ने इस खतरे को भांपते हुए कि कहीं ये लोग हिंदू धर्म से चले न जाएं, उन्होंने हरिजन शब्द दिया कि आप सीधे भगवान के आदमी हो। हरिजन, हरि मतलब भगवान विष्णु और जन मतलब आप उनके लोग हो, तो आप तो सीधे ही हरिजन हो, यानी भगवान के ही हो, डायरेक्ट, बीच में किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है।
और हम ये आंदोलन चलाएंगे। पत्रिका का नाम था हरिजन, समाचार पत्र का नाम था हरिजन, सभा का नाम था हरिजन सभा, और उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। और बिरला जैसे आज जुगल किशोर बिरला, जेके सीमेंट उन्हीं के नाम पे है, वो बिरला सीमेंट, वो वाले बिरला को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। और ऐसा करके उन्होंने उस आंदोलन को चलाया, देश भर में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की और दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया। लेकिन दलितों को जिस दिन मंदिर में गांधी जी प्रवेश कराते थे, उसके बाद फिर उसको गंगा स्नान करवा के मंदिर को शुद्ध किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। उसके बाद फिर कोई दलित नहीं जा पाता था उसमें, तो ये समस्या थी। तो इतना आसान नहीं था मंदिरों में प्रवेश कराना। इसलिए मैंने बताया अभी कि जो मोदी जी जो है अभी राम मंदिर के उसके पहले वो कालाराम मंदिर गए थे नासिक में, जहाँ पर मंदिर प्रवेश आंदोलन चला था और अंबेडकर ने प्रवेश किया था। इसलिए मोदी जी ने सांकेतिक रूप से वहाँ गए, क्योंकि ये राम सबके हैं, वो टर्म भी बनाया ना, राम सबके हैं, सबके हैं राम। अब तो मुसलमानों के लिए भी खोल रहे हैं एक तरह से, कि मुसलमान भी, आपने देखा एक मुस्लिम मौलवी भी बैठे हुए थे राम मंदिर के उद्घाटन में, और अगर अंदर दर्शन करने के लिए गए होंगे तो मुझे नहीं लगता उनको रोका गया होगा। हो सकता है वो गए ना हो, बात अलग है, लेकिन गए होंगे तो नहीं रोकेंगे कोई। तो सबके राम है, राम सबके हैं, भगवान सबके हैं। तो फिर दलितों के तो होंगे ही, क्योंकि वो तो हिंदू भी हैं। तो हिंदू मानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी। तो ये एक संकट था। मैंने आपको बहुत ही बड़े आंदोलन की तरफ इशारा किया है, तो ये समझिएगा। जातिगत आंदोलन पढ़िएगा। नारी वाले आंदोलन हमने पढ़े हैं, विधवा विवाह वाले, सती प्रथा से जुड़ा हुआ, तो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, बहुत बड़ा नाम है ज्योतिबा फुले, उन्होंने भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मणवाद के साथ में महिलाओं की स्थिति भी खराब हुई। सती प्रथा की शुरुआत भी गुप्त काल में हुई थी। केवल भगवान की मूर्ति नहीं आई थी, भगवान के मंदिर नहीं बने थे, केवल ज्योतिष नहीं आया था, ब्राह्मणवाद नहीं आया था, उसके साथ दलितों की स्थिति खराब हुई थी, साथ ही साथ महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से भी वंचित किया था, और उनको मनुष्य की तरह नहीं माना जाता था। कन्यावध होता था। अभी फीमेल फेटिसाइड होता है, उस समय कन्यावध होता था, बालिका वध, यानी बकायदा सेरेमनी होती थी, और एक बुजुर्ग आदमी उसके गले पे पांव रख करके उसको तड़पा तड़पा के मारता था। उसके बाद खाना होता था, सबका भोजन होता था, हत्या का भोजन होता था। ये बहुत ही खतरनाक था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आई थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत हिंसक हो गया था, बहुत गंदा हो गया था। एक 60 साल का बूढ़ा आदमी अगर 9 साल की, 11 साल की, 14 साल की, 6-7 उसकी पत्नियां हैं, उन सबको चिता पे डाला जाएगा। सती प्रथा का मतलब ये नहीं कि पति का सिर गोद में रख के एक महिला बैठी हुई है। अगर कोई चिल्लाएगा, उठपटांग कुछ करेगा, तो हाथ पैर बांध करके चिता में डाला जाएगा। ये स्थिति थी, भयंकर स्थिति थी। बहुविवाह था, पोलीगेमी थी ना। और 60 साल का व्यक्ति 9, 11 और 14 और 15 और ऐसे 20 और 22 और ऐसे एक 40 साल की, और ऐसे करके 6-7 पत्नियां उसकी, तो सभी मारी जाएंगी, सभी की हत्या होगी। तो राजा राम मोहन राय ने किया, तो कल्पना कीजिए, हालत खराब है बहुत ज्यादा। इन सब आदतों को छुड़ाया गया है, पीट पाट के, कानून बना करके, जेल भेज के, फांसी पे लटका के, बहुत मुश्किल से छुड़ाया गया है। और ये सब विकसित हुई थी भगवान के नाम पर। कुकर्म हुआ है बहुत ज्यादा इस देश में, मूर्तियों के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म ग्रंथों के नाम पर बहुत ज्यादा कुकर्म हुआ है। और उसको समाप्त करने में न जाने कितने लोगों को पसीना बहाना पड़ा है ये सब। और इतने सारे सामाजिक संगठन आए, धार्मिक संगठन आए, उसी की कहानी पढ़नी है, ताकि फिर से कोई आतताई, कोई मूर्ख आदमी, कोई ऐसे लोग इस प्रकार की समस्याएं खड़ी ना करें, नहीं तो फिर सदियां लग जाएंगी अगर इस प्रकार की चीज़ें। तो हमने बहुत ही आधुनिक संविधान बनाया है, जिसमें हर वर्ग को उसमें सुरक्षा दी गई है, जीवन जीने के अधिकार, खास करके फंडामेंटल राइट्स। पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटी में जाएंगे तो, ठीक है। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की